डीए न्यूज़ प्लस के खास कार्यक्रम चर्चा है में आप सबका स्वागत है। मैं बलबीर सिंह भारज आज आपको बताने जा रहा हूं आज क्या कुछ खास है चर्चा में। आज की पहली बड़ी खबर जिसकी पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में जमकर चर्चा है वह है एनआरआई कोटे से एमबीबीएस सीटों में फर्जी प्रवेश में 115 करोड़ का खेल। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल जो एनआरआई कोटे से एमबीबीएस में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है उसमें 115 करोड़ रुपए का खेल हो गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एनआरआई कोटे से एमबीबीएस सीटों में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआई कोटे से एमबीबीएस प्रवेश मामले पर 2018 में स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं। बावजूद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार करते हुए छत्तीसगढ़ में एनआरआई कोटे से छात्रों को नियम विरुद्ध प्रवेश देने की शिकायत मिली है। इस मामले की प्रारंभिक जांच की गई तो पता चला कि करीब 100 के लगभग छात्रों से 115 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का मामला उजागर हुआ है और यह पैसे लेकर उन्हें एनआरआई कोटे से प्रवेश दिया गया है। मेडिकल से जुड़े लोगों का कहना है कि इस मामले में निजी मेडिकल कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ी और ताकतवर लॉबी ने सिंडिकेट बना प्रवेश को गोरख धंधे को अंजाम दिया है। जी हां, आपको मालूम है कि ऐसे बड़े बड़े मामलों में बड़े और रसूखदार लोगों का दखलंदाजी के बिना यह संभव नहीं है और ये बताया जा रहा है कि मेडिकल जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए लोग हैं जो उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं उन्होंने इस पूरे गोरख धंधे को अंजाम दिया और अपने फायदे के लिए पूरे सिस्टम को गुमराह किया। बिना गुमराह किए ये सब संभव नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको जैसे हमने पहले भी बताया है कि 2018 को ही एनआरआई कोटे से प्रवेश के नियमों के दिशा निर्देश पूरे देश को दे रखे गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे माना नहीं गया या यूँ कहिए कि इन रसूखदार लोगों ने लागू नहीं करने दिया। अब इस मुद्दे पर हम आपको बताते हैं कि स्वाभाविक है कि इस पर राजनीति शुरू होना। अब राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक, जी हाँ, प्रदेश में एक चिकित्सा प्रकोष्ठ है जिसके संयोजक है डॉक्टर राकेश गुप्ता। इसकी शिकायत उन्होंने सीएम साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और मुख्य सचिव अमिताभ जैन से की है। चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो नीट के स्नातक प्रवेश हो रहे हैं वो 2018 के नियम के आधार पर हो रहे हैं, जबकि यह निर्णय 24 सितंबर को आ गया था और 27 सितंबर तक इसके एडमिशन हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू न करने को लेकर आज हमने चिकित्सा प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और संबंधित काउंसलिंग के अधिकारियों को लिखा है ताकि यह ताकीद हो जाए कि हर हालत में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस आधार पर अभी एडमिशन हो रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के नीट स्नातक नियम भी शामिल हैं, इस तरीके को फ्रॉड कहा है। दूर के रिश्तेदारों में मिली भगत करके जो एडमिशन हो रहे हैं इससे छत्तीसगढ़ का कांग्रेस कमेटी का चिकित्सा प्रकोष्ठ विरोध दर्ज कराता है और यह छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह करता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फिर से अप्रवासी भारतीयों के कोटे में एडमिशन सुनिश्चित करे ताकि जो प्रावीण्यता पे छात्र आए हैं उसकी एडमिशन सुनिश्चित हो सके और प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। आपको छत्तीसगढ़ शासन के बारे में यह जो नियम है इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से समझाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ शासन ने 25 मई 2018 को दंत चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम 2018 जारी किया। इसमें एनआरआई पिता, माता, भाई, बहन, भाई की बहन और बहन की संतानों, नाना नानी, दादा दादी से रिश्ता लिया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड बताया था। भारत सरकार द्वारा मान्य एनआरआई को ही
एनआरआई कोटे से मेडिकल में प्रवेश का प्रावधान किया था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि किसे एनआरआई माना जाए और किसे एनआरआई ना माना जाए, और उसी हिसाब से ये कोटे तय किए गए थे जिसका छत्तीसगढ़ में नजरअंदाज किया गया। अब जानते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2018 को एक एलएलए पर निर्णय दिया। इसमें एनआरआई से रिश्तेदारी के नाम पर प्रवेश को कोर्ट ने साफ शब्दों में फ्रॉड कहा और गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश नियमतः पूरे देश में लागू हुआ, बावजूद इसके छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस मामले को दबाते हुए अभी हाल ही में 27 सितंबर 2024 को मेडिकल काउंसिल कराते हुए वर्ष 2018 के छत्तीसगढ़ के नियमों के तहत ही एनआरआई सीटों का आवंटन कर दिया, जिसे आपको जैसे पहले बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे अमान्य कर दिया था। बावजूद 2018 के छत्तीसगढ़ के नियमों के तहत एनआरआई में इन बच्चों को प्रवेश दिलवा दिया गया और उनसे इसके लिए एनआरआई कोटे का एक विशेष फीस होता है जो वसूला गया, और कहा जाता है कि करीब 100 से ज़्यादा बच्चों से यह रकम जो 115 करोड़ रुपए है इनसे वसूली गई, या कहिए कि इस कोटे के तहत इन्होंने यह फीस जमा की गई। एनआरआई सीटों का आवंटन कर दिया जो इस तरह से सरासर गलत है। इस पूरे मामले पर जिम्मेदार अधिकारी कन्नी काट रहे हैं। तो कुछ से जिनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने टाल मटोल करते हुए सिर्फ इतना कहा, इस मामले में जांच करेंगे। हालांकि जांच में क्या निकलता है यह तो अलग ही विषय है, लेकिन 115 बच्चों को नियम विरुद्ध, मतलब नियमों को तोड़कर प्रवेश जो दिया गया है उससे छत्तीसगढ़ में राजनीति पूरे उबाल पर है। अब बात करते हैं एक और चर्चा की। जी हां, आपको पता है कि अभी हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, जहां जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस ने बढ़त बनाई और एक बहुमत के आंकड़े को पार किया। वहीं हरियाणा में अप्रत्याशित रूप से भाजपा यहां पर विजयी है और सत्ता बनाने जा रही है। लेकिन सत्ता बनने से पहले हरियाणा में जमकर उठापटक हो रही है। भाजपा नेता एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। बताते हैं क्या कुछ है इस पूरे मामले में। तो हरियाणा में भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक 16 अक्टूबर को होगी। महज आपको पता है कि अब 4-5 दिन ही बचे हैं जिसमें दोनों नेता मौजूद रहेंगे। भाजपा ने विधानसभा में 90 में से 48 सीटें जीती हैं और नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। जी हां, उस टाइम भाजपा ने अपने पुराने मुख्यमंत्री को बदलकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा बनाया था और उनके चेहरे पर भाजपा ने चुनाव लड़ा और उसने एक तरफा 48 सीटें जीती। अब उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन भाजपा के कई नेता मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। इसमें से 2 वरिष्ठ नेता हैं, अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह, जो अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक बने हैं। जी हां, इंद्रजीत सिंह विज जो अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक बने हैं, अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम बनने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में खट्टर को सीएम पद से हटाकर सैनी को बनाने पर आपत्ति जताई थी और विधायक दल को बैठक छोड़कर चले गए थे। जी हां, आपको वाकया याद होगा, जब यह पूरा गहमागहमी चल रही थी तो उस बैठक से राव बैठक छोड़कर चले गए थे। इस बीच विज ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने सीएम पद की दावेदारी की बात उठाई है। उनकी सक्रियता यह दर्शाती है कि वह इस दौड़ में गंभीर रूप से शामिल हैं और वो इस पद को नहीं छोड़ना चाहते। अमित शाह का पर्यवेक्षक बनना इसलिए जरूरी, अमित शाह का पर्यवेक्षक बनना क्योंकि हरियाणा में नेतृत्व को लेकर मतभेद है और कई नेता अपने दावे कर रहे हैं। इससे साफ है कि भाजपा इस बार किसी भी विवाद से बचना चाहती है और सुनिश्चित करना चाहती है कि नया नेतृत्व पार्टी के लिए मजबूती से काम कर सके। 16 अक्टूबर की बैठक में ये सारे मुद्दे उठेंगे और देखना होगी कि कौन नेता
इस दौड़ में आखिर निकलता है या भाजपा किसे हरियाणा का मुख्यमंत्री का ताज पहनाती है। राव इंद्रजीत सिंह का दावा, हरियाणा में बीजेपी मुख्यमंत्री पद के तीसरे बड़े दावेदार हैं। जी हां, राव इंद्रजीत सिंह इस बार मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। हालांकि एक्स पर उन्होंने ट्वीट कर मामले को थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश की है, बावजूद वो इस दौड़ में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट के राव इंद्रजीत सिंह का दावा रहा है कि प्रदेश में हर बार भाजपा की सरकार अहिरवाल बेल्ट की वजह से बनती है। इस बार भी भाजपा ने अहिरवाल बेल्ट को शानदार प्रदर्शन किया है। जी हां, भाजपा की यहां 11 में से 10 सीटों पर कब्जा है और ये पूरा बेल्ट राव इंद्रजीत सिंह का इलाका माना जाता है। यहां के 10 में से 9 जो विधायक हैं वो राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में है कि उन्हें सीएम बनाया जाए। इससे पहले 2019 में भी भाजपा ने अहिरवाल में करीब 8 सीटों पर जीत पाई थी। इससे वह बहुमत के आंकड़े से दूर हो गई थी। ऐसे में उसे जननायक जनता पार्टी की मदद से सरकार बनानी पड़ी थी। हाँ, तब सरकार जननायक जनता पार्टी के से सहयोग लेना पड़ा था। इस बार अहिरवाल में जीते भाजपा के ज़्यादातर विधायक राव इंद्रजीत सिंह के हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है। रविवार को यह चर्चा रही कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ 9 विधायक हैं और सीएम पद की मांग पर सभी अड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने इन खबरों को आधारहीन बताया है, क्योंकि सीधे सीधे आदमी कभी दावे नहीं करता। जब इस तरीके की बड़ी पार्टी में वह आ जाता है तो एक तरीका होता है कि वो खुद ना सामने आए, बल्कि पीछे से उनके जो विधायक हैं वो इन बातों को उठाएं। और यही चाल राव इंद्रजीत सिंह चल रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह सार्वजनिक तौर पर सीएम पद पर अपनी दावेदारी भी जता चुके हैं। माफ करना, आपको हम बता दें कि सीएम पद पर उनकी दावेदारी बहुत पहले से है, क्योंकि उनका यह मानना है कि अहिरवाल जो एरिया है वही भाजपा को हमेशा संबल देता है और उन्हीं के दम पर भाजपा हरियाणा में सरकार बनाती है। तो यह उनके क्षेत्र के लोगों की इच्छा है कि वह मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने सीधे तौर पर अपनी इच्छा न जताते हुए पूरे क्षेत्र की, जहां के 11 सीटों में से 10 सीटें भाजपा को गई हैं अहिरवाल से, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते हुए, सीधे दावेदारी ना करते हुए उन्होंने कहा है कि मेरे क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो इस तरह से राव इंद्रजीत सिंह भी अपना दावा यहाँ पर ठोके हुए हैं। हालांकि आपको पता है कि भाजपा अपने पिटारे से कब किसको एक ऐसा चेहरा लेकर आती है कि लोग चकित रह जाते हैं कि वाह, हम तो सोच रहे थे ये बनेंगे या इन सब में से कोई बनेगा, लेकिन अचानक एक ऐसा चेहरा आता है कि सब सख्ते में आ जाते हैं। और बड़ी पार्टियों का यह हमेशा से चलन रहा है और बड़े नेताओं का चलन रहा है कि जब वो किसी को सामने कर देते हैं तो बाकी पीछे उनके विधायकों को खड़े होना ही पड़ता है। तो देखते हैं हरियाणा में किसका चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर 16 तारीख को डिक्लेयर किया जाता है। या लगता है कि 16 तारीख को अगर ये बैठक होती है तो क्या 16 को ही ये डिक्लेयर हो जाएगा या मान मनोवल के दौर में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी भविष्य के पिटारे में है। देखते हैं कब किसका नाम सामने आता है। आज की जो तीसरी बड़ी खबर है जो चर्चा में है वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई है। जी हां, आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इस बार देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी चर्चा का विषय है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चर्चा हो रही है, वहीं रायपुर छत्तीसगढ़ में कोयला कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल पर 13 जुलाई को इसी साल गोली चलाने वाले अमन साहू गैंग की चर्चा है। और वह चर्चा इसलिए है क्योंकि अमन गैंग का संबंध भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा जाता है। आज अमन साहू को झारखंड के गिरिडीह जेल से 40 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के बीच रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उन्हें रिमांड पर मांगा है। अब आपको बताते हैं अमन साहू का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कैसे संबंध बना। तो बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया निवासी
मयंक सिंह अमन साहू के गहरे दोस्त है और मयंक सिंह का संबंध लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से है। इस तरह अमन का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ता है। अमन साहू के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको बताते चलते हैं। बताया जाता है कि महज 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा। अमन पर अलग अलग थानों में लगभग 125 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और इनकी गैंग में 145 गुर्गे काम करते हैं, जिनमें से अभी 100 के आसपास जेल से बाहर हैं, जो आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हैं और जेल में बंद अमन के इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। बताया जाता है कि अमन बैंक के मार्फत गैंग के लोगों से कोल माइनिंग कंपनियों, कोयला कारोबारियों, कोल ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों से रंगदारी वसूल करते हैं। अमन गैंग का नेटवर्क पूरे झारखंड में बहुत ही तगड़ा बताया जाता है। धनबाद, रांची, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, पलामू, लातेहार, बोकारो, सभी तरफ झारखंड में इनके गुर्गे फैले हुए हैं और जहां गैंग की तूती बोलती है। गैंग के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। जी हां, इनके पास मॉडर्न हथियार हैं और एक जखीरा है। AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों से लेकर विदेशी पिस्टल सामान्य बात है इस गैंग के पास। हर सदस्य के पास बताया जाता है कि इनके पास ये होती है। आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रहलाद राय अग्रवाल के पहले कोरबा के कोयला कारोबारी सुशील सिंघल, जो KTC कंपनी के मालिक हैं, पर भी 6 जनवरी 2024 को रंगदारी वसूलने हमला हो चुका है। छत्तीसगढ़ में हालांकि दोनों ही बार ये गैंग असफल रही, लेकिन बिश्नोई गैंग की रंगदारी की धमक से छत्तीसगढ़ की पुलिस सन्न रह गई, पर पुलिस ने दोनों ही मामलों में शूटर्स को पकड़ने में सफलता पाई। अब आगे की कार्रवाई के लिए गिरिडीह जेल से गैंग के प्रमुख अमन साहू को छत्तीसगढ़ पुलिस रिमांड पर लेकर रायपुर पहुंची है। जी हां, पुलिस ने आज अमन साहू को रायपुर के कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से रिमांड की इजाज़त मांगी है। हालांकि कोर्ट के फैसला अभी तक आया नहीं है जब तक हम ये समाचार पढ़ रहे हैं, लेकिन यह माना जाता है, कानूनी लोगों का कहना है कि पुलिस को रिमांड मिल जाएगी। क्या कुछ उगलवा पाएगी रायपुर छत्तीसगढ़ की पुलिस अमन साहू से, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर अमन साहू से पुलिस ढंग से पूछताछ करती है तो बहुत बड़े बड़े मामलों के खुलासे की संभावना नजर आती है। अब हम चर्चा करते हैं एक दूसरे मामले की, जिसका भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक है, और इस बार हम चर्चा कर रहे हैं बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड से। जहां तक बात की जाए तो मुंबई में बाबा सिद्दीकी की पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी और अब इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के द्वारा ली गई है। अभिनेता सलमान खान के मददगारों और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह को धमकाते हुए गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इनकी मदद करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हां, उन्होंने खुलेआम चुनौती दी है कि जो भी सलमान खान और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए जानते हैं कौन है बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक रहे हैं और वह इसी साल कांग्रेस छोड़ अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हुए। उनके बेटे जिशान सिद्दीकी वर्तमान में बांद्रा पूर्व से कांग्रेस के विधायक हैं। स्वयं बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक कैरियर हम आपको बताते हैं। बाबा सिद्दीकी ने 1977 में एक युवक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थामा था। इस दौरान उन्होंने विभिन्न छात्र आंदोलनों में भाग लिया। 1980 में बांद्रा युवक कांग्रेस के बांद्रा तालुका के महासचिव बने और अगले 2 वर्षों के भीतर इसके अध्यक्ष भी चुन लिए गए। 1988 में मुंबई युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 4 साल बाद वे मुंबई नगर निगम में नगर पार्षद चुने गए और 5 साल बाद फिर से इस पद पर दोबारा चुने गए। 1999 में बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। बांद्रा पश्चिम से 1999, 2004, 2009 में लगातार 3 बार विधायक रहे।
2004 से 2008 के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे। राज्य मंत्री के रूप संभाली यह जिम्मेदारी उन्होंने। सिद्दीकी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा म्हाडा मुंबई बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। 7 महीने पहले ही हाल ही में 8 फरवरी 2024 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक सदस्यता से सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया। 12 फरवरी 2024 को अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सिद्दीकी की बॉलीवुड से भी बहुत करीबी रिश्ता है। बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड स्टार्स के बेहद करीबी थे। एक्टर सलमान खान उनके करीबी दोस्त माने जाते हैं। बाबा सिद्दीकी अपनी इफ्तार पार्टी के लिए भी बेहद मशहूर थे, जो कि हर साल ईद के मौके पर मुंबई में आयोजित की जाती है। तो ये था बाबा सिद्दीकी का एक इतिहास कि कैसे वो मुंबई में आकर चमके। हालांकि बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी का ताल्लुक बिहार से था। बिहार में उनके फादर एक मामूली सा काम करते थे, वहाँ से वो मुंबई माइग्रेट हुए। यहाँ स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और फिर फिल्म अभिनेता और कांग्रेस के बम्बई के बड़े नेता सुनील दत्त के साथ उनकी मुलाकात हुई और बाद में सुनील दत्त ने उन्हें कांग्रेस के भीतर लेकर आए और पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें नवाजा गया। तो ये थे बाबा सिद्दीकी जिनका अभी हाल ही में हत्या की गई है और इस हत्या की जिम्मेदारी, जैसा कि आपने को पता है, कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उठाई है। यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि जिस तरह अमन साहू जेल में रहकर अपने गैंग को संचालित करता है, उसी तरह कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में हैं और वो वहाँ से अपने गैंग के गुर्गों को आदेश देते हैं और उसके बाद ये सारे कामों को अंजाम दिया जाता है। हालांकि इस बात में कितनी सत्यता है यह तो स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये चर्चा आम है कि दोनों ही जेल के भीतर से अपना एक अलग साम्राज्य चलाते हैं और इस साम्राज्य के भीतर लोगों से एक्सटॉर्शन के रूप में पैसे लिए जाते हैं और भी बहुत सारे धंधे किए जाते हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर फिर से चर्चा में आपसे मुलाकात करेंगे और फिर से चर्चा पर बातें करेंगे, नई नई चर्चाओं से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।